तो स्टार्ट किया जाए, ना स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और ओरिजिन ऑफ लाइफ हेडिंग कंप्लीट कर लिया था। मिलर एक्सपेरिमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो आज हेडिंग डालिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और इसमें हेडिंग है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। सुन लेते हैं फिर लिख लेते हैं और आगे आ जाओ। तो बैठा यहां स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 3 बातें हैं। पहली बात यह है, बातचीत न करो भाई। हाँ, पहली बात यह है कि जितनी भी स्पीसीज या फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हम सब देख रहे हैं, ये एज सच ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, एज सच क्रिएटेड बाय गॉड। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डाइवर्सिटी दिख रही है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल हमको दिख रहे हैं, ये डाइवर्सिटी जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। मतलब जब से बना है, सिंस क्रिएशन, डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं आया है, जैसी थी वैसी है वैसी ही रहेगी। और तीसरा है कि अर्थ लगभग लगभग 4000 साल पुरानी है। सही और गलत के चक्कर में मत रहिएगा, जज मत बनिएगा कि गलत लिखा है सही लिखा है, आप क्वेश्चन केवल सही करिएगा। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? तो पहला पॉइंट ये है कि एवरीथिंग या सभी लाइफ फॉर्म्स क्रिएटेड बाय गॉड। दूसरा है कि जितने भी लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटीज हैं वो सब जैसी थी वैसी हैं, ऐसी ही रहेंगी, और अर्थ लगभग लगभग 4000 साल पुरानी है। इस थ्योरी को मानने वाले पहले भी थे, इस थ्योरी को मानने वाले अलग, क्योंकि ये कन्वेंशनल परंपरागत जो रिलीजियस लिटरेचर हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसके हिसाब से हैं। उसमें हिंदू अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, ईसाइयों का अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात ये है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, ये कॉमन बात है। वो तरीके अलग अलग हैं। फिर ये थ्योरी मानने वाले पहले भी लोग थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन इस थ्योरी को 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा। स्पेशली किस व्यक्ति से? तो आंसर देंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को ग्रेटली चैलेंज कर दिया। किस आधार पर चैलेंज कर दिया? तो आंसर देंगे, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, पूरी दुनिया घूमे थे, और दुनिया घूमने के दौरान इन्होंने जो देखा था उस आधार पर इन्होंने बातें कुछ बताई। तो जब दुनिया घूमे थे तो कैसे घूमे थे? तो पानी के जहाज पर, सेल शिप था, उसका नाम HMS बीगल था, और 5 साल तक दुनिया घूमे थे। सन 1831, 1831 से 1836, ये 5 साल हुए। इसी में इन्होंने पूरी दुनिया घूमी, और स्पेशली एक जगह गए जिसका नाम गैलापागो आइसलैंड है। वहां इनका एक विशेष ऑब्जर्वेशन है, उसकी अलग डिस्कशन करेंगे। जब ऑब्जर्वेशन करके ये लौट के आए तो इन्होंने कुछ बातें दुनिया को बताई। क्या क्या बातें बताई? तो पहली बात ये बताई कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कुछ ना कुछ समानता है, सिमिलैरिटीज है। ये समानता बड़े काम की चीज है। देखिए, जैसे भाई बहन होते हैं, भाई बहन में कुछ ना कुछ समानता होती है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट क्या है? सेम है। तो यदि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपको सिमिलैरिटीज मिल रही है, इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन कि हो सकता है ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से क्या हुए हों,
इवाल्व हुई हों। समानताएं पाई जाती हैं जिससे कॉमन एंसेस्ट्री का अंदाजा लगता है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी लाइफ फॉर्म है जो कहीं अब पाई ही नहीं जाती, पहले पाई जाती थी। इसका मतलब है कि लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गई। लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हुई है तो नई लाइफ फॉर्म बनी भी है। तो जब नई लाइफ फॉर्म आई है इसका मतलब समझ रहे हो, डाइवर्सिटी चेंज हुई है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है, डाइवर्सिटी चेंज नहीं है, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि भाई लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट भी हुई है और लाइफ फॉर्म इवाल्व भी हुई है। इसका मतलब डाइवर्सिटी चेंज हुई है। तो नई लाइफ फॉर्म आई, पुरानी लाइफ फॉर्म चली गई, मतलब कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गई, कुछ नई बन गई। एक और बात, इस जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हुआ है। अचानक कुछ भी नहीं हुआ कि एक दिन ईश्वर बैठे और एक ही दिन में सब कुछ क्रिएट कर डाला। लाइफ फॉर्म क्रिएटेड ग्रेजुअल इवोल्यूशन के द्वारा। तो ये 4-5 पॉइंट बताए। ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन अल्फ्रेड वेलेस नाम के वैज्ञानिक को भी हुआ था। अल्फ्रेड वेलेस कौन थे? सब लोग बैठ जाओ तो कथा सुनाए भैया। जैसे कहीं कथा शुरू होती है तो भक्त पहले आते हैं, पुजारी बाद में आते हैं। हाँ, प्रसाद भी मिलेगा। बैठ गए सब लोग, शुरू करें? फिर से सुनते हैं। देखो 10 मिनट बेकार क्या सुनाना। शुरू करें? हाँ तो चुप रहो, तब सुनाएंगे ना। फिर से सुनते हैं। हाँ, शुरू से सुनाएंगे, कुछ एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, स्पेशल क्रिएशन हुआ है, एज सच जितना देख रहे हो ऐसे ही बनाया गया है। फिर दूसरा सवाल है कि डाइवर्सिटी जैसी थी वैसी ही है, ऐसी ही रहेगी सिंस क्रिएशन, कोई चेंज नहीं आया है। और अर्थ की एज लगभग 4000 साल पुरानी। ये धार्मिक लिटरेचर के आधार पर है, लेकिन इस थ्योरी को ग्रेटली चैलेंज किया गया। बीच बीच में वैज्ञानिक चैलेंज करते रहते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की तरफ से आया, जो 19वीं शताब्दी में आया। 19वीं शताब्दी में जो इन्होंने चैलेंज किया उसका आधार क्या था? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन इनको कहां से मिले? तो आंसर दोगे, इन्होंने वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमे थे और सेल शिप था, उसका नाम HMS बीगल था। जब ये 5 साल बाद 1831 से 1836 के बीच 5 साल घूम के जब लौट के आए तो इनके विचार बदल चुके थे। इन्होंने जो बताया वो ये था कि दुनिया में लाइफ फॉर्म में समानताएं पाई जाती हैं। समानताएं जो होती हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि लोगों के एंसेस्टर कॉमन होंगे। इवन जो जीवित हैं उनके बीच तो समानताएं हैं ही, जो एक्सटिंक्ट हो गए उनसे भी क्या है? समानताएं हैं। ठीक, बहुत सारी लाइफ फॉर्म अब एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब लाइफ फॉर्म क्या हो गई है? एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और बहुत सारी नई लाइफ फॉर्म क्या हो गई? इवॉल्व हो गई हैं और ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है। कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम अल्फ्रेड वेलेस है। अल्फ्रेड वेलेस ने जो जहां काम किया था वो मलय आर्किपेलागो नाम की जगह है, और उनका भी जो ऑब्जर्वेशन था या उनका भी जो कंक्लूजन था वो बिल्कुल डार्विन के जैसा ही था। वो भी कहते थे कि सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, और सिमिलैरिटीज से क्या इंडिकेशन होता है? कॉमन एंसेस्ट्री। जैसे भाई बहन अगर समान है क्योंकि उनके पेरेंट क्या है? सेम है। और ये जो अर्थ है इसकी लाइफ ये हजारों साल में नहीं, ये बिलियन साल क्या है? पुरानी है। एक और कॉमन बात समझाई दोनों लोगों ने कि जैसे जैसे इस अर्थ का टाइम बदला है, जैसे जैसे अर्थ का समय बदला है, कि आज से 2 लाख साल पहले कुछ और था, फिर 1 लाख साल पहले कुछ और रहा होगा, फिर 50,000 साल पहले कुछ और रहा होगा। जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम बदला है वैसे वैसे इस धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी बदलते रहे हैं। कहने का मतलब जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बिल्कुल कोरिलेट होती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये भी जनरल बात किसने बताई? अल्फ्रेड वेलेस ने। इतनी कहानी है, मैं जैसे लिखूंगा वैसे ही लिखेंगे। On basis of religious literature और इन स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के 3
मेन पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट, all living organism that we see today, जो आज हम देख रहे हैं, वो created by God as such. दूसरा, डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स remain same since creation and remain same in future. आगे भी सेम ही रहेगी। और अर्थ is about 4000 year old. फिर आए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने स्ट्रांगली चैलेंज कर दिया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को। कब? इन 19th सेंचुरी। किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग sea voyage on sail ship। कौन सा? HMS बीगल। कितने दिनों के लिए? फॉर 5 ईयर, 1831 से 1836। डार्विन कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? तो लिख डालिए, आल। बातचीत ना करो भाई। क्या स्पीड बढ़ाएं पढ़ाने की? जब लिखने का टाइम नहीं मिलेगा तभी बतियाओ कम। तो आराम से पढ़ो, नहीं तो स्पीड बढ़ा देंगे। All living form share similarities among themselves
and also with life forms of million year old। दूसरा, many life forms do not exist anymore, मतलब अब है ही नहीं। इसका मतलब है many life form extinct in different period of earth। तो इसका ये भी मतलब है many new life forms arise in different period of earth। तो पांचवा कंक्लूजन है ग्रेजुअल evolution of life forms। डार्विन मोस्टली work at गैलापागोस आइसलैंड, लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम अल्फ्रेड वायलेस है। वर्क एट कहां? मलय आर्कीपिलगो। ये हैं कौन? ये नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृति विज्ञानी, और ये सिमिलर कंक्लूजन पर पहुंचे एज लाइक क्या? डार्विन। जैसा डार्विन के कंक्लूजन थे वैसे इनके भी कंक्लूजन थे। क्या क्या था? तो ऑल लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज, और सिमिलरिटीज क्या इंडिकेट करती हैं? इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। दूसरी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। मतलब जैसे जैसे धरती बदली है वैसे वैसे धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी बदले हैं। और अर्थ इज नॉट थाउजेंड
ईयर ओल्ड बट बिलियन ईयर ओल्ड। चलो सुन लो। डार्विन कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जितने लोग पाए जाते हैं उन सब में कुछ न कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंतर भी होता है। अंतर को वेरिएशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में वेरिएशंस पाई जाती हैं। वेरिएशन का मतलब कैरेक्टर, कोई विशेष। यदि किसी विशेष कैरेक्टर की मदद से कोई ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर जाए, किसी नेचुरल कंडीशन में आसानी से सरवाइव करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने नेचुरल चीजों का बढ़िया इस्तेमाल किया, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास कोई ऐसी वेरिएशन है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म ने नेचुरल रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल किया और नेचुरल कंडीशन में सरवाइव कर गया, तो उस वेरिएशन को फेवरेबल वेरिएशन कहते हैं। जिस भी इंडिविजुअल में वो फेवरेबल वेरिएशन पाई जाएगी उस इंडिविजुअल को फिटेस्ट इंडिविजुअल कहते हैं या उसकी फिटनेस कहते हैं। जब कभी डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन होती हैं तो वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है जिसके पास फिटेस्ट वेरिएशन हो या जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन हो। तो यदि डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन है, किसी व्यक्ति के पास अच्छी वेरिएशन है, तो वो आदमी सरवाइव कर जाएगा। कहने का मतलब है कि डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में फिटेस्ट इंडिविजुअल ही सरवाइव करेगा। फिटेस्ट इंडिविजुअल के सरवाइव करने को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक का है, लेकिन इसी बात को डार्विन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। फिर से सुनते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में बिल्ट इन वेरिएशन पाई जाती है। ऐसी कोई भी वेरिएशन जो उस ऑर्गेनिज्म की मदद करे सरवाइव करने में, उस वेरिएशन को फेवरेबल वेरिएशन कहते हैं। जिस इंडिविजुअल में वो फेवरेबल वेरिएशन होगी वो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा। डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में फिटेस्ट इंडिविजुअल सरवाइव करेगा, इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर से। लेकिन उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे कौन? डार्विन। डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं कि वो जो अच्छी वेरिएशन है, फेवरेबल वेरिएशन, वो उसको नेचर ने दी है। नेचर ने उसको फेवरेबल वेरिएशन दे करके उसको फिट बनाया कि वो किसी भी कंडीशन को क्या कर सके, एडाप्ट कर सके। तो फिटनेस क्या है? तो फिटनेस किसी भी इंडिविजुअल की वो योग्यता है जो किसी भी कंडीशन को एडाप्ट कर सके। कंडीशन खराब हुई फिर भी अपने आप को बचा ले गए। जो बचा ले जाएगा वो फिटेस्ट होगा और जो नहीं बचा पाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो डार्विन कहते हैं कि फिटनेस का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि कोई किसी एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाए। भाई मान लेते आज आप एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाओगे लेकिन अमर नहीं हो, एक ना एक दिन तो नेचुरल डेथ भी हो जाएगी, तो फिर बचे रहने का क्या मतलब है एडवर्स कंडीशन में? भाई कुछ लोग आज मर गए और कुछ लोग बाद में मर गए, मर तो गए ना। तो डार्विन कहते हैं, डार्विन के तरीके से सोचो, डार्विन कहते हैं कि फिटनेस का असली मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एग्जैक्टिव लिखा है, फिटनेस रिफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। लोगों ने कहा ये कौन सी फिटनेस है? कहा फिटनेस का ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे किसी डिफिकल्ट कंडीशन में, ये पहली शर्त है।
लेकिन मरने से पहले बहुत सारे बच्चे पैदा करे और उन बच्चों के पास भी वो योग्यता हो उस डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव करने की। इवन बच्चे और आसानी से सरवाइव कर जाएं, मतलब पेरेंट को उसी कंडीशन में सरवाइव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो और बच्चे अगर आसानी से उसी कंडीशन में सरवाइव कर जाएं तो ये असली फिटनेस है। सिर्फ इंडिविजुअल बच जाए और बाद में वो मर जाए, ये फिटनेस नहीं है। वो बच्चे पहली शर्त है, ढेर सारे बच्चे हों दूसरी शर्त है, और बच्चे उस परिस्थिति में और आसानी से बच जाएं, ये असली फिटनेस है। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये किसने दिया? डार्विन ने। तो डार्विन कहते हैं फिटनेस इज अल्टीमेटली एंड ओनली, कौन सी फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे, ढेर सारी प्रोजनी छोड़ के जाए और वो प्रोजनी उसी इन्वायरमेंट में और आसानी से क्या कर जाए? सरवाइव कर जाए। यही असली फिटनेस है और यही असली क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन को चीफ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन किसने बताया? डार्विन। लिखो। According to Darwin, any population have built in variation। अब ये बिल्ट इन क्या होती है? ऐसा कोई कैरेक्टर जो पहले से ही मौजूद हो। कोई भी वेरिएशन या कैरेक्टर जो इनेबल करे ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाए कि वो बेटर यूटिलाइजेशन कर सके किसका? नेचुरल रिसोर्सेज को, और सरवाइव कर सके इन नेचुरल कंडीशन। तो इसी वेरिएशन का नाम क्या होगा? फेवरेबल वेरिएशन। तो फेवरेबल वेरिएशन क्या करती है? ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाती है कि नेचुरल रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल कर सके और वो सरवाइव कर सके किसमें? किसी नेचुरल कंडीशन में। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास क्या हो? फेवरेबल वेरिएशन हो, उसको कहा जाता है फिटेस्ट इंडिविजुअल दैट हैव फिटनेस। इसके पास फिटनेस होती। अब फिटनेस क्या है? फिटनेस है एबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी टू एडॉप्ट डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। किसी भी नेचुरल कंडीशन को एडाप्ट करने की जो योग्यता है उसी को क्या कहते हैं? फिटनेस। एबिलिटी टू एडाप्ट डिफरेंट नेचुरल कंडीशन एंड गेट selected by nature for survival।
इन डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। क्या होगा? फिटेस्ट इंडिविजुअल सरवाइव कर जाए विद किसकी मदद से? फेवरेबल वेरिएशन। इसके सरवाइव करने को ही कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कॉन्सेप्ट दिया हर्बर्ट स्पेंसर, और इसी का दूसरा नाम नेचुरल सिलेक्शन है, जो किसने कहा? डार्विन ने कहा। अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या है? फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली कौन सी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिटनेस का असली मतलब यही है। अब ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है? तो इसमें 3 शर्त हैं। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किसी नेचुरल कंडीशन में, एक शर्त है। दूसरा है ऑर्गेनिज्म लीव मोर जनी, और जो प्रोजनी हो वो इजिली एडाप्ट कर जाएं। टू नेचुरल कंडीशन एंड सर्वाइव। अगर प्रोजनी आसानी से अडाप्ट करके और सरवाइव कर जाएं तो यही असली में रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन ही मैकेनिज्म है ऑफ क्या? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, जो परंपरागत धार्मिक ग्रंथ हैं, वो देते हैं क्या? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और इन थ्योरीज के मेन 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी स्पीसीज या जितनी भी टाइप हम देख रहे हैं, ये सब बनाई गई हैं क्या? एज सच। ठीक। दूसरा है कि जो डाइवर्सिटी है वो सेम थी सिंस क्रिएशन, मतलब सेम ही रहेगी क्या? इन फ्यूचर, मतलब कोई चेंज नहीं। और अर्थ लगभग 4000 साल पुरानी। ये यहां खत्म हो गया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इन सारे आइडियाज को स्ट्रांगली चैलेंज किया गया किस सेंचुरी में? 19th। तो सेंचुरी अगर 19th होगी तो सन 1800 चल रहे होंगे, ये याद रखिएगा। किस आधार और किसने किया? तो कहोगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया। किस आधार पर किया?
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इनको कहाँ मिले? समुद्री यात्रा किससे किए? सेल शिप, किस जहाज पर? एचएमएस बीगल। डार्विन ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया? तो यहां से देखो कंक्लूजन शुरू है। एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म जितनी आज दिख रही हैं उन सब में क्या है? समानताएं। वो अलग अलग डिग्री की समानताएं हैं, आपस में तो समानता है ही, इवन उनसे भी समानता है जो क्या थी? मिलियन ईयर एगो रहते थे। बहुत सारी लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, मतलब अब कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्या हुआ है? एक्सटिंक्शन हुआ है लाइफ फॉर्म इन ईयर गॉन। लेकिन नई फॉर्म ऑफ लाइफ क्या हुआ? इन डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और आखिरी पॉइंट है क्या? ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यहां तक खत्म हो गया क्या? डार्विन का कंक्लूजन। अब यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस स्टार्ट हो गया है। तो हमने क्या किया? अल्फ्रेड वेलेस वाला साथ में आपके बता दिया है, कोई बात नहीं, साथ में पढ़ लेते हैं। एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में क्या हो सकती है? बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टर। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो इस लायक बनाए सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे फूड हो, चाहे फिजिकल फैक्टर हो, और ऐसे आउटब्रीड अदर्स, मतलब उनके जो प्रोजनी हो वो लेस एंडोर्ड का मतलब कम संकट हो उनको, तो क्या? सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। अनदर वर्ड इसके लिए यूज किया गया, वो कौन सा था? फिटनेस। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल, या पॉपुलेशन, अगर पूरी पॉपुलेशन बच रही है तो फिटनेस आप पॉपुलेशन कहोगे। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक कर लो, इंपॉर्टेंट है, रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली, कौन सी फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोज हु बेटर फिट इन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा हो उसको छोड़ के जाना चाहिए क्या? ज्यादा से ज्यादा प्रोजनी देन द अदर। और वो जो प्रोजनी हो वो क्या होनी चाहिए? लेस एंडोड होनी चाहिए, सरवाइव कर जानी चाहिए। लिखा है देयरफॉर विल सरवाइव मोर हैंस सेलेक्टेड बाय नेचर। इसी को डार्विन ने क्या कहा? नेचुरल सिलेक्शन कहा, और इसी को मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कहा। कह रहा याद रखो अल्फ्रेड वेलेस को, वो कौन है? नेचुरलिस्ट। कहाँ काम किए? मलय आर्किपेलागो। इनको भी क्या मिला? सिमिलर कंक्लूजन मिला, लगभग उसी टाइम, ठीक है, बस जगह अलग अलग है। ये मलय आर्किपेलागो पर काम किए, वो गैलापागा आइसलैंड पर किए। इनका भी कहना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज, मतलब बने। सभी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म में क्या है? समानताएं हैं, और समानताएं क्या बताती हैं? कॉमन एंसेस्टर बताती हैं। और जो एंसेस्टर अलग अलग पीरियड में रहे होंगे, अलग अलग पीरियड ऑफ हिस्ट्री में रहे होंगे, जैसे यहाँ लिखा है इपोक, पीरियड और इरा, ये भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या है, इपोक क्या है, पीरियड क्या है, इरा आगे पढ़ेंगे। ये लाइन हमने आपको लिखा है, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बिल्कुल कोरिलेट करती है किससे? बायोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। जैसे जैसे धरती बदली है वैसे वैसे धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी बदले हैं। और कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन, दोनों लोग इस बात पर सहमत हैं कि जो अर्थ है वो हजारों साल पुरानी नहीं है, ये क्या है? बिलियन ईयर ओल्ड है। चलिए हेडिंग डालिए, एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। इतना इन्होंने व्हाट इज एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन डाला, उसका कोई मतलब नहीं है, आप एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ऐसा कोई पेपर बना नहीं है अभी तक जिसमें एक क्वेश्चन इस हेडिंग से ना आए। अगर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो इसी हेडिंग से पूछे, मतलब आना ही आना, कोई चांस है ही नहीं। इस बार केवल एक क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, वो भी इसी हेडिंग से आया। और एविडेंस यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरा पेज है, फिर ये भी पेज इसी में चला गया पूरा, फिर ये भी पूरा पेज है, अभी चल ही रहा है एविडेंस, यहाँ खत्म हुआ है, ये एडाप्टिव रेडिएशन आया है। तो एविडेंस बहुत बड़ी हेडिंग है, ना बतियाओ, अलग बैठा देंगे। अब दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन,
एनसीईआरटी ने क्या किया है कि पूरा ऐसे ही लिखते चले गए हैं, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग हेडिंग पढ़ेंगे। जैसे यहां से लेकर के यहां तक फॉसिल वाला एविडेंस है, तो इस मेन हेडिंग के अंदर आप ये हेडिंग डालो, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, पहली हेडिंग। तो पहली हेडिंग पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। तो मेन हेडिंग है एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, और उसमें मेन हेडिंग है पहली पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। सुन लीजिए, पैलिएंटोलॉजी जो शब्द है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल। यदि फॉसिल की स्टडी करेंगे तो उसको पैलिएंटोलॉजी कहेंगे, और यदि फॉसिल की स्टडी से कोई प्रमाण मिल जाए तो उसको हम लोग पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। यहाँ प्रमाण किसका ढूंढ रहे हैं? तो प्रमाण सिर्फ इस बात का ढूंढना है कि इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव हुआ है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है कि सब कुछ एज सच बनाया गया है, मतलब बदलाव नहीं हुआ है। ये हेडिंग ये सिद्ध करना चाहती है कि नहीं, एज सच नहीं बनाया गया है, चीजें क्या है, बदली है, एविडेंस हुआ है, वो इवोल्यूशन हुआ है, इसका प्रमाण हमको देना है। तो बदलाव कैसे हुआ है, कैसे सिद्ध करोगे? तो अलग अलग हेडिंग सिद्ध करेंगे। तो यदि फॉसिल की स्टडी करें तो उसको पैलिएंटोलॉजी कहोगे, और फॉसिल की स्टडी से कोई प्रमाण मिल जाए तो उसको पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस कहोगे। दो सवाल, फॉसिल की स्टडी से बढ़िया प्रमाण कोई है ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एविडेंट या मोस्ट फेथफुल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कौन है? तो आंसर क्या दोगे? यही पैलिएंटो। डायरेक्ट और सॉलिड, बिल्कुल पक्का डायरेक्ट और सॉलिड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कौन देता है? तो कहोगे फॉसिल की स्टडी ही देती है। सब रटने वाले सवाल है। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका कंप्लीट फॉसिल एंसेस्टर उपलब्ध है? तो आंसर देंगे हॉर्स। उसका कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल है, पूरे एंसेस्टर से लेके आज तक के फॉसिल तक का। अब सवाल यह है कि आखिर फॉसिल हैं क्या? तो कहोगे किसी भी लिविंग फॉर्म के शरीर का बचा हुआ हिस्सा। तो कौन सा हिस्सा बचेगा, सॉफ्ट पार्ट की हार्ड पार्ट? कॉमन सी बात है भाई, मिलियन सालों बाद तो हार्ड पार्ट का ही कुछ अवशेष मिल सकता है। तो रिमेन्स हार्ड पार्ट ऑफ लिविंग फॉर्म, स्पेशली वो जो एक्सटिंक्ट हो गए उनका, उसी को फॉसिल कहते हैं। फॉसिल मिलते कहाँ हैं? तो फॉसिल मिलते हैं चट्टानों में। जब चट्टानों में खुदाई होती है तो वहां फॉसिल मिलते हैं। कौन सी चट्टान? तो दुनिया में कई टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं, जैसे उसमें से एक रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। अभी लिखना नहीं। जैसे मान लेते हैं ये कोई वाटर बॉडी है और यहां तक वाटर है। समय के साथ इसमें जो चीजें पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठती हैं। नीचे बैठने को सेडिमेंटेशन कहते हैं। मान लेते हैं कि थोड़ा कीचड़ इतना इकट्ठा हो गया, फिर कीचड़ इतना इकट्ठा हो गया, फिर इतना इकट्ठा हो गया, और इतना मोटा वाटर कॉलम है। अगर इतना मोटा वाटर कॉलम मिलियन सालों तक इसके ऊपर बना रहेगा तो नीचे जानते हो यहां चट्टान डेवलप हो जाएगी, जिसको रॉक कहोगे, और इसी रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर समय के साथ धरती पर उथल पुथल होगी और हो सकता है ये सरफेस पर आ जाए। अब सरफेस पे आ जाएगी तो आप खुदाई करोगे, पानी के नीचे जाके थोड़े खुदाई करोगे। अब जब खुदाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा। तो मिलेगा ये कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उसमें कई लेयर मिलती हैं। एक लेयर ये मिल गई, लेयर दिखाई पड़ती हैं अलग अलग। एक लेयर ये मिल गई। अलग अलग लेयर का जो हार्डनेस है वो अलग अलग होती है, इवन कलर भी अलग अलग होते हैं। अगर अर्थ क्रस्ट में आप खुदाई करें तो सारा एक जैसी लेयर नहीं मिलेंगी,
कहीं बहुत हार्ड मिलेगी, कहीं थोड़ा सॉफ्ट मिलेगी, कहीं ब्राउन मिलेगी, कहीं थोड़ी ब्लैकिश मिलेगी। तो जब सेडिमेंट्री रॉक को सेक्शन काटते हैं, खुदाई करते हैं, तो कई लेयर मिलती हैं। अब ये बताओ कि ये सबसे नीचे की लेयर है, और ये सबसे ऊपर की लेयर है। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि कौन सी लेयर पुरानी है, तो कौन सी पुरानी होगी? तो भाई जब सेडिमेंटेशन हुआ होगा तो सबसे पहले ये लेयर बनी होगी, फिर ये बनी होगी, फिर ये बनी होगी ना। तो ये क्या होगी? तो कहोगे ओल्डेस्ट। और ये क्या होगी? यंगेस्ट। अब मान लेते हैं कि इसी में फॉसिल मिल गए, यहां भी कोई फॉसिल मिल गया, यहां भी कोई फॉसिल मिल गया, और यहां भी कोई फॉसिल मिल गया। नाम लिख लेते हैं, ये मान लेते ए फॉसिल है, ये मान लेते बी फॉसिल है, ये मान लेते सी फॉसिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों फॉसिल में से सबसे पुराना फॉसिल कौन है, तो भाई जो पुरानी लेयर में मिलेगा वो पुराना फॉसिल होगा, और जो नई लेयर में मिलेगा वो नया फॉसिल होगा। तो ये क्या होगा? यंगेस्ट फॉसिल। और ये क्या होगा? ओल्डेस्ट फॉसिल। मान लेते हैं कि ये है 2 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना, और ये मान लेते हैं कि 10 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये सब पढ़ के आप एविडेंस कैसे दोगे कि इवोल्यूशन हुआ है, हमको मेन तो बात वही बतानी ना कि इवोल्यूशन हुआ है, तो कैसे आप बताओगे इवोल्यूशन? तो आप ऐसे बताओगे कि भाई धरती के अलग अलग समय में अलग अलग लेयर बनी। भाई आज से 10 मिलियन साल पहले ये लेयर बनी, तो 5 मिलियन साल पहले ये लेयर बनी, तो 2 मिलियन साल पहले ये लेयर बनी। अलग अलग टाइम में अलग अलग लेयर डिपॉजिट हुई या सेडिमेंट हुई। जितने साल पुरानी ये लेयर है उतने साल पुराना ये फॉसिल होगा, क्योंकि जब ये बन रही होगी तभी उसमें दब गया होगा। इसका ये भी तो मतलब है कि आज से 10 मिलियन साल पहले धरती पर ये रह रहे होंगे, आज से 5 मिलियन साल पहले धरती पर ये रह रहे होंगे, आज से 2 मिलियन साल पहले धरती पर ये रह रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग लाइफ फॉर्म थी। खुदाई करके देख रहे हैं, आज का छोड़ दीजिए, अब कोई नीचे जाके दबा तो आया नहीं है कि हाँ जाके चेंज कराओ। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग लाइफ फॉर्म थी, पहले की बात हो रही है। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन हुआ। एक और बात देखो, जो फॉसिल यहां मिले वो यहां नहीं मिले, और जो यहां मिले वो यहां नहीं मिले। अगर सब एक जैसे मिलते, तीनों यहां भी वही मिलते, यहां भी वही मिलते, यहां मिलते, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। जबकि डिफरेंट लाइफ फॉर्म डिफरेंट स्टेटा में मिली, इसका मतलब क्या? लाइफ फॉर्म चेंज हुई। तो हम कंक्लूजन में यही निकालते हैं कि डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ में डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुई। जितनी पुरानी चट्टान उतने पुराने पहले ये धरती पर रह रहे थे। तो जब ये चट्टान बनी तो ये रह रहे थे, फिर ये चट्टान बनी उतने सब ये रह रहे थे, जब ये चट्टान बनी तब ये रह रहे थे। अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉसिल मिले, इसका मतलब डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो चीजें हैं। एक तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट भी हुई, भाई जो यहाँ मिले वो यहाँ नहीं मिले, इसका मतलब ये क्या कर गए? एक्सटिंक्ट हो गए। यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले, तो इसका मतलब ये भी एक्सटिंक्ट कर गए। एक तो एक्सटिंक्शन कंफर्म हो रहा है, और दूसरा ये भी तो कंफर्म हो रहा है कि भाई जब ए थे तो बी नहीं थे, जब ए थे तो बी नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बी नए बने, तो न्यू लाइफ फॉर्म क्या हुई? इवॉल्व हुई। तो फॉसिल हमको बिल्कुल पक्का बता रहे हैं क्या कि धरती के अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय में क्या था? डिफरेंट लाइफ फॉर्म थी। कुछ लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट होती थी, कुछ लाइफ फॉर्म बनती थी। मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन तो कंफर्म हुआ। इसी नाते डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हमको कौन देता है? तो आंसर क्या देंगे? फॉसिल की स्टडी। ये छोटा सा बना लो, 3-4 लाइनें लिखनी है। चलो लिखो।
एविडेंस फ्रॉम फॉसिल स्टडी ही को कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल की स्टडी देती है डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हॉर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हैव कंप्लीट फॉसिल हिस्ट्री या एंसेस्टर। आज जो हॉर्स हमको दिख रहा है उसके पीछे कितने एंसेस्टर रहे हैं उस सब के फॉसिल हम लोगों के पास हैं। फॉसिल क्या है तो कहोगे रिमेन हार्ड पार्ट ऑफ लिविंग फॉर्म्स स्पेशली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है डायनोसॉर्स, फॉसिल फाउंड इन किसमें रॉक, स्पेशली कौन सी रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे फॉर्म बाय सेडिमेंटेशन। ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड अलग अलग समय में अलग अलग डिपोजिशन लेयर हुए। सेडिमेंट्री रॉक में मेनी लेयर्स फॉर्म इन डिफरेंट टाइम और अलग लेयर में डिफरेंट लेयर विद फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। अलग अलग लेयर में अलग अलग फॉसिल मिले, इससे कंक्लूजन क्या निकला। तो वही 3-4 कंक्लूजन क्या कि डिफरेंट लेयर में डिफरेंट फॉसिल है, इसका मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लाइफ फॉर्म इस अर्थ पर रही और जिस समय वो लेयर बनी उसी समय वो जिंदा रहे होंगे, फिर उसी में दब गए, आज फॉसिल के फॉर्म में मिले। इसके दो और मतलब है कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट भी हुई, नई लाइफ फॉर्म इवॉल्व भी हुई, इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ। कंक्लूजन ऑफ फॉसिल स्टडी। पहला कंक्लूजन है डिफरेंट लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इन किसमें डिफरेंट पीरियड ऑफ अर्थ। ये तो दिख रहा है। दूसरा
लाइफ फॉर्म वेरीज बदली हैं, क्यों? मेनी लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट और न्यू लाइफ फॉर्म इवॉल्व। लाइफ फॉर्म हैव सिमिलरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का। भले ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं लेकिन उन दोनों में कुछ न कुछ समानता भी है। तो इवोल्यूशन हुआ है। दो तीन रटने वाले सवाल हैं। एज ऑफ रॉक या एज ऑफ फॉसिल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कहोगे रेडियो एक्टिव डेटिंग। एज ऑफ फॉसिल या रॉक कैलकुलेट बाय किसके द्वारा? रेडियो एक्टिव डेटिंग। जैसे तो तीन तरीके हैं। पहला है कार्बन डेटिंग, पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन है इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका यूज कर लेते हैं किस प्रकार से, और यही मोस्ट कॉमन मेथड है। ज्यादातर कार्बन डेटिंग करते हैं। दूसरा है यूरेनियम लेड डेटिंग। यूरेनियम लेड डेटिंग ये मोस्ट एंशिएंट मेथड है। और इसकी एक और खास बात है, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता है, उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जब कोई बहुत बड़ी एज कैलकुलेट करनी होती है तो कार्बन डेटिंग से नहीं हो पाएगी, फिर किससे होगी? यूरेनियम लेड से होगी। और एक तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस मेथड ये मोस्ट रीसेंट है, मोस्ट रीसेंट मेथड है और ये मोस्ट एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट मेथड। एविडेंसेज दैट इवोल्यूशन हुआ है, ये अलग अलग समय में आया। जैसे पहला फॉसिल क्या है? रिमेन कौन से पार्ट किसके? लाइफ फॉर्म कहाँ? चट्टान। चट्टान कौन सी? सेडिमेंट्री। जब उसके क्रॉस सेक्शन कटेंगे अर्थ क्रस्ट तो इंडिकेट करेगा कि अरेंजमेंट है सेडिमेंट वन ओवर द अदर, और ये अलग अलग समय में अरेंजमेंट हुआ होगा। अलग अलग एज की जो चट्टान है उसमें क्या है? तो कहोगे फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। बस यही मेन चीज है, अलग अलग एज में अलग अलग फॉसिल है। संयोग से ये तभी मरे होंगे जब बन रही होगी पर्टिकुलर सेडिमेंट। इसमें से कुछ की समानता आज के ऑर्गेनिज्म से है, क्योंकि अचानक सडन इवोल्यूशन नहीं, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। जो एक्सटिंक्ट हो गए वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे डायनासोर।
स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर क्या इंडिकेट करती है? तो बताती है कि ये जियोलॉजिकल पीरियड है जिस समय वो धरती पर थे। स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म वेरी किए हैं, चेंज हुआ है ओवर द टाइम। लाइफ फॉर्म, हाँ, कुछ लाइफ फॉर्म केवल एक निश्चित समय में ही मिली है, न उसके पहले थी न उसके बाद। हेंस लाइफ फॉर्म क्या हुई है? एराइज इन डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या आपको पता है कैसे एज ऑफ फॉसिल कैलकुलेट करते हो? कदो हाँ पता है। रिकलेक्ट द मेथड, वो रेडियो एक्टिव डेटिंग होता है। क्या उसके पीछे प्रिंसिपल होता है? वो आपको केमिस्ट्री में डिटेल हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। हेडिंग डालिए एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। और इसमें दो वैज्ञानिक हैं, अर्नेस्ट हीकेल और एक ये हैं कार्ल अर्नस्ट वान बियर। सुन लो, अर्नेस्ट हीकेल नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस दिया है। क्या एविडेंस दिया? तो उन्होंने कहा कि यदि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रायो की स्टडी आप ध्यान से कर लो, जैसे किसी भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, एम्ब्रायो की स्टडी कर लो। तो जैसे मान लेते हैं कि एम्ब्रायो की एक स्टेज ए है, एक स्टेज बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। कहा एम्ब्रायो की स्टेज की आप स्टडी कर लो और इससे फाइनली एडल्ट बना है। तो कहा एम्ब्रायो के कैरेक्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो इसके बनने में कितने एंसेस्टर हैं। क्योंकि जो एम्ब्रायो के कैरेक्टर होते हैं उसमें एंसेस्टर के कैरेक्टर दिखते हैं। लोगों ने कहा ऐसा है नहीं, कहा देख लो। कहा चाहे फिश का देख लो, चाहे एम्फीबिया का, चाहे रेप्टाइल का, चाहे बर्ड का, चाहे मैमल का एम्ब्रायो देख लो, सब में गिल स्लिट पाई जाती है। जबकि न एम्फीबिया में एडल्ट में गिल स्लिट है, न रेप्टाइल में है, न बर्ड में है, न मैमल में है। तो एम्ब्रायो में गिल स्लिट क्यों है? तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अर्नेस्ट हीकेल कि इसका मतलब है कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल उस एंसेस्टर से बने होंगे जिसमें गिल स्लिट पाई जाती होंगी, तो वो प्रोटोकार्डेट होंगे, बाद में उसी से कार्डेट बने। ये बात अर्नेस्ट हीकेल की है। सही है कि गलत है, हमें इसके चक्कर में नहीं रहना, हमको क्वेश्चन सही करना है। फिर आ गए कार्ल अर्नस्ट वान बियर। उन्होंने कहा लो भाई हम ध्यान से देख लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो एडल्ट कैरेक्टर है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एडल्ट कैरेक्टर, जैसे किल फिश का एडल्ट कैरेक्टर है, कहा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एडल्ट कैरेक्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायो में नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहा है? कार्ल अर्नस्ट वान बियर। तो एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी को किसने डिस्प्रूव कर दिया? तो आंसर देंगे कार्ल अर्नस्ट वान बियर। ये आया हुआ सवाल 2 ही साल पहले आया है। हमको क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन आएगा अर्नस्ट हीकेल के हिसाब से तो आप अर्नस्ट हीकेल वाला बात बताइएगा, क्वेश्चन आएगा वान बियर के हिसाब से तो इनको बताइएगा। तो काम की बात केवल 4। हाँ, यहाँ एक चीज नहीं लिखी जो होनी चाहिए। ये जो एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी दी थी अर्नस्ट हीकेल ने, इस थ्योरी का नाम है ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। इसको रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। ये कहती क्या है कि जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है किसी का भी, तो उसी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। मतलब आप एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एंसेस्टर पहले गुजर चुके हैं। तो घुमा फिरा के 5 सवाल 6 हैं जो याद रखना है। पहला साइंटिस्ट है अर्नस्ट हीकेल, थ्योरी दिया है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, या इसका एक और नाम है, इसको बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी का कॉन्सेप्ट है। ये कहती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है वो उसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी एंसेस्टर को दिखा देता है। एग्जाम्पल भी दिए कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में सब में वेस्टिजियल गिल स्लिट हैं हेड के पीछे, जबकि गिल केवल किसमें है? फिश में है। इसका मतलब सारे लोग इवॉल्व हुए हैं किसी एंसेस्टर से जिसमें क्या रहे होंगे?
गिल रहे होंगे। ये कौन कह रहा है? अर्नस्ट हैकेल। इसके ठीक अपोजिट आए अर्नस्ट वान बियर। उन्होंने कहा नहीं, एक ऑर्गेनिज्म का एडल्ट कैरेक्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायो में दिखने को नहीं मिलेगा। मतलब एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी को क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया। लिख लो। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने क्या दिया? रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायो जेनेटिक लॉ। और इस थ्योरी स्टेटमेंट बोला, ओंटोजिनी रिपीट फाइलोजिनी। ये इन्वर्टेड कामा में है। ओंटोजिनी शब्द का शाब्दिक मतलब होता है इसका मतलब होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और ये फाइलोजिनी है, इसका शाब्दिक मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अर्नस्ट हैकेल कहते हैं क्या? कहते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा किसी ऑर्गेनिज्म का, रिपीट कर देगा, रिपीट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसी के लिए इन्होंने क्या यूज कर लिया? ओंटोजिनी रिपीट फाइलोजिनी। इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया कि ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रायो हैव वेस्टिजियल गिल स्लिट। कहा? बिहाइंड हेड। सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रायो में गिल स्लिट है बिहाइंड हेड, बट गिल ओनली इन एडल्ट फिश। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है ऑल वर्टिब्रेट इवॉल्व विद या इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अगर एम्ब्रायो में समानता है तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करेगा। कॉमन एंसेस्टर से दैट हैव गिल्स। इनका कहना है कि सभी वर्टिब्रेट उस एंसेस्टर से बने होंगे जिसमें क्या रहे होंगे? गिल रहे होंगे। फिर आ गए कौन?
कार्ल अर्न्स्ट वान बियर। इनकी बात लोग क्यों मान लिए? कोई तो बात होगी, कुछ तो वजन होगा। तो कार्ल अर्न्स्ट वान बियर फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी है। जितना काम इन्होंने एम्ब्रायोलॉजी किया किसी ने नहीं किया। तो ये हैं कौन? ऐसे ही नहीं डिस्प्रूव कर दिए, ये है फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। और इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया क्या? एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या कहे के? तो कहा कि एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू एडल्ट कैरेक्टर ऑफ अदर। वाला एम्ब्रायोलॉजिकल, नाम न भूलिएगा दोनों का। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने दिया? अर्न्स्ट हैकेल ने दिया। कौन सी थ्योरी दी थी वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन आपने लिख लिया है, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगी भी। इन्होंने कहा कि जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान हमको कुछ फीचर मिले, उसी के आधार पर इन्होंने बताया। क्या कहा? कहा ऑल वर्टिब्रेट में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एम्ब्रायो में है लेकिन एडल्ट में नहीं है। जैसे एम्ब्रायो है ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन क्या वेस्टिजियल गिल स्लिट बिहाइंड द हेड, लेकिन फंक्शनल किस में है? किसी और में नहीं है। दिस प्रपोजल ऑफ को डिस्प्रूव किया गया ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्न्स्ट वान बियर। और इन्होंने क्या कहा? ये लिखा है लाइन इनकी इतनी सारी लाइन भारी है। क्या? एम्ब्रायोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। हेडिंग डालें कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। भाई इतना एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तीसरा एविडेंस है ना, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। जरा देख लीजिए फिर लिखिएगा आराम से। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक आर्गन है ए और एक दूसरा आर्गन है बी, और इन दोनों आर्गन का कंपेयर किया गया। जब कंपेयर करते हैं तो दो आर्गन का कंपेयर दो तरीके से करेंगे। एक आर्गन की एनाटॉमी की तुलना दूसरे आर्गन की एनाटॉमी से करेंगे, या एक आर्गन की मॉर्फोलॉजी की तुलना दूसरे आर्गन की मॉर्फोलॉजी से करेंगे। एनाटॉमी की एनाटॉमी से तुलना उसको कंपैरेटिव एनाटॉमी कहेंगे, मॉर्फोलॉजी की मॉर्फोलॉजी से तुलना उसको कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो जब कंपेयर करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, दोनों की एनाटॉमी का कंपेयर मिलता है, और एक मिलता है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जो चीज दिखेगी वो आपको समझना है बस। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों आर्गन की एनाटॉमी सिमिलर हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों आर्गन की
मार्फोलॉजी सिमिलर हो। एनाटॉमी सिमिलर होगी तो हो सकता मार्फोलॉजी डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्फोलॉजी सिमिलर होगी तो एनाटॉमी डिफरेंट हो। अभी डिफरेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी सिमिलर की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि दो आर्गन की एनाटॉमी एक जैसी मिल गई। अब एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी वास्तव में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे बोन इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो एनाटॉमी में आएंगे, लेकिन जो बाहर दिख रहा है वो मार्फोलॉजी में आएगा। तो एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में समानता हो गई है, मार्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल समानता हो गई है। तो जब कभी हमको समानता दिखती है, अभी इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि समानता का इंडिकेशन होता है कॉमन एंसेस्ट्री, तो यहाँ ये कह रहा है कि यदि दो ऑर्गेनिज्म या दो आर्गन के एनाटॉमी में समानता मिल गई है या मार्फोलॉजी में समानता मिल गई है, तो इससे कॉमन एंसेस्टर इंडिकेट होता है या इंडिकेट नहीं होता है। तो इसका जवाब देना है। तो आप ऐसे कहोगे कि यदि एनाटॉमी में समानता मिल गई है कॉमन एंसेस्ट्री को, और अगर मार्फोलॉजी में समानता मिल गई है तो ये नहीं इंडिकेट करता है। मार्फोलॉजी की समानता कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करता है। अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। सवाल यह है कि अगर कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो फिर इंडिकेट किसको कर रहे हैं? तो दो अलग अलग आर्गन में अगर मार्फोलॉजिकल समानता है तो ये तभी इंडिकेशन है कि दोनों लोग फिर एक जैसा काम करना चाहते हैं, तभी मार्फोलॉजिकल समानता। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे एक बर्ड है, पेंगुइन उसका नाम है, उसको पानी में रहना है, तो उसने अपने विंग का इस्तेमाल फ्लिपर की तरीके से किया कि भाई मुझसे तैरेंगे। और एक मैमल है जिसका नाम व्हेल है, उसको भी तो पानी में रहना है, उसको भी तैरना है, लेकिन उसके पास विंग तो थे नहीं, तो उसने अपने फोर लिम्ब का इस्तेमाल फ्लिपर के तरीके से किया। तो दोनों के फ्लिपर देखोगे तो दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन रियल में वास्तव में अलग अलग स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी उनकी क्या है, अलग है। तो अगर मार्फोलॉजी एक जैसी दिख रही है, इसका मतलब है कि एडाप्टेशन एक जैसा है, इसका मतलब है फंक्शन एक जैसा है। तो ये भले ही कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिकेट किसको कर रहे हैं? ये कॉमन एडाप्टेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, या यूं कह सकते हो ये कॉमन फंक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो जब कभी हम दो आर्गन की तुलना करते हैं तो तुलना में हमको दो चीजें दिखती हैं, या तो एनाटॉमी का एनाटॉमी से कंपेयर करते हैं, या तो मार्फोलॉजी का मार्फोलॉजी से कंपेयर करते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी कंपेयर किया तो भी समानता मिल सकती है, मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी कंपेयर किया तो भी समानता मिल सकती है। समानता मिल गई, मिलने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? तो इंटरप्रिटेशन दो ही है, या तो कॉमन एंसेस्टर होंगे या तो कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे। अब कौन कॉमन एंसेस्टर को इंडिकेट करेगा तो वो बता रहे हैं। यदि एनाटॉमिकल सिमिलरिटी मिली तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करेगी, लेकिन अगर मार्फोलॉजिकल समानता मिली है तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करेगी, ये इंडिकेट करेगी कॉमन एडाप्टेशन को या कॉमन फंक्शन को। इतना लिखो। तो साइड हेडिंग डालें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों एक साथ समझ लेंगे फिर अलग लिख लेंगे। इधर देखो, सिर्फ इतना आप समझिए कि मान लेते हैं कि ये कोई एक एंसेस्टर है, इस एक से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो जाए। कहने का मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम कॉमन। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कॉमन से इवॉल्व होंगे तो इसी को डाइवर्जेंट कहेंगे। ये एग्जाम्पल से समझ, या ऐसे भी कह सकते हो कि मान लेते कोई एक स्ट्रक्चर है, इसी एक स्ट्रक्चर से अलग अलग स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गए तो भी ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है।
या ये कि ऑर्गेनिज्म है, इससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए, तो भी ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि 4 लिम्ब है, ये 4 लिम्ब जब ह्यूमन में होता है तो ये हैंड की तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यही 4 लिम्ब जब बैट में होता है तो विंग की तरीके से, और यही 4 लिम्ब व्हेल में फ्लिपर की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। देखो एक ही स्ट्रक्चर से क्या बना, हैंड बना, उसी से क्या बना, विंग बना, उसी से क्या बना, एक स्ट्रक्चर से अनेक स्ट्रक्चर बने। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। इसी का उल्टा कन्वर्जेंट है। देखो जैसे बर्ड हैं और इंसेक्ट हैं, बर्ड को भी उड़ना है और इंसेक्ट को भी उड़ना है। बर्ड ने क्या किया, अपने 4 लिम्ब से बना लिया विंग। इंसेक्ट ने कहा हमको भी उड़ना है, तो इंसेक्ट ने अपने थोरेक्स के जो सेगमेंट थे उनसे क्या बना लिया, विंग। अब देखो ये स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन एक जैसा स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ। अगर डिफरेंट थिंग से कॉमन स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाए तो इसी को कहते हैं कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में अंतर है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है केवल। जब कभी इवोल्यूशन करो डिफरेंट फ्रॉम कॉमन, अनेक इवॉल्व करो एक से, तो क्या कहोगे। और जब कभी इवोल्यूशन करो कॉमन फ्रॉम क्या, डिफरेंट, अलग अलग स्ट्रक्चर से एक जैसे स्ट्रक्चर बना लो। जैसे ये तो एग्जांपल दिया ही, जैसे मान लो पेंगुइन है, उसको भी पानी में रहना है, उसने अपने विंग को फ्लिपर में कन्वर्ट कर लिया। व्हेल है, उसको भी पानी में रहना है, उसने अपने 4 लिम्ब को फ्लिपर में कन्वर्ट किया। तो किसी ने विंग को फ्लिपर में कन्वर्ट किया, किसी ने 4 लिम्ब को फ्लिपर में कन्वर्ट किया, लेकिन बने तो फ्लिपर ही ना। तो एक स्ट्रक्चर बना फ्लिपर, सोर्स क्या है अलग। किसी ने कहां से बनाया, 4 लिम्ब से, और किसी ने कहां से बनाया, विंग से। अलग अलग स्ट्रक्चर से एक जैसा स्ट्रक्चर बने तो उसको क्या कहते हो, कन्वर्जन। और एक स्ट्रक्चर से अलग अलग बन जाए तो क्या कहते हो, डाइवर्जन। डाइवर्जन क्लियर, कन्वर्जन क्लियर। लिखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लिखिए इवोल्यूशन of different from common, या evolution of different species from कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, ये पॉइंट ऐसे बना लो, ये इधर एरो कर लो, ये इधर एरो कर लो, यहां बना लो, यहां बना लो, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है 4 लिम्ब ऑफ मैमल। सभी मैमल है ना, ह्यूमन भी मैमल, चीता भी मैमल, बैट भी मैमल, व्हेल भी मैमल, सब मैमल है। 4 लिम्ब ऑफ मैमल इवॉल्व हो गया इनटू, इसी से क्या बन गया, बना, इसी से क्या बना, विंग बना, और इसी से क्या बना, पर बस हैंड किसमें, ह्यूमन में, विंग किसमें, बैट, और फ्लिपर किसमें,
वेल। तो एक स्ट्रक्चर से अनेक स्ट्रक्चर बने, क्या कहोगे इसको? इसको डाइवर्जेंट कहोगे। कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन। Evolution of common thing from different। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। विंग ऑफ बर्ड, और विंग ऑफ इंसेक्ट, ये कहां से इवॉल्व हुए? इवॉल्व फ्रॉम फोर लिम्ब। और ये कहां से इवॉल्व हुई? इवॉल्व फ्रॉम थोरेसिक सेगमेंट। तो इन दोनों का बनना किसका एग्जाम्पल है? इन दोनों का बनना कन्वर्जेंट। और एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। डॉल्फिन कहो चाहे व्हेल, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। डॉल्फिन में भी फोर लिम्ब से बने, व्हेल में फोर लिम्ब से बने। ये कहां से आए हैं? ये बने हैं विंग से। और ये कहां से आए? फोर लिम्ब से। ठीक। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। पढ़ के हमको तीन प्रकार के आर्गन मिलेंगे। एक मिलेंगे होमोलॉगस आर्गन, दूसरे मिलेंगे एनालॉगस आर्गन, और तीसरे मिलेंगे वेस्टिजियल आर्गन। एक एक करके पढ़ना है। होमोलॉगस आर्गन, या इसको होमोलॉगी भी कहते हैं। पहला सवाल है कि ये ऐसा कोई भी दो आर्गन जिनकी ओरिजिन क्या हो, सेम लेकिन डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, या मॉर्फोलॉजी की जगह अगर सही शब्द लिखना चाहें तो फंक्शन लिख लीजिए, वो ज्यादा ठीक। तो काटिएगा नहीं, इसके ऊपर लिख लीजिएगा डिफरेंट फंक्शन। तो सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, या डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इसका यह भी मतलब है, ओरिजिन सेम होने का मतलब है कि एनाटॉमी क्या होगी, सिमिलर। और फंक्शन डिफरेंट होने का मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट। दिखने में अलग अलग होंगे। दिखने में अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि काम अलग अलग है। वो एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहे हैं कि जैसे हैंड ऑफ ह्यूमन, इसका फंक्शन अलग है। चीता के फोर लिम्ब का फंक्शन तेज दौड़ने में है। विंग, बैट के विंग्स उड़ने में है।
और व्हेल के फ्लिपर तैरने में है, लेकिन सब में सेम एनाटॉमी है। सेम एनाटॉमी कैसे पता चला? सब चूंकि सब के सब 4 लिम्ब से इवाल्व हुए हैं। अगर सब के सब 4 लिम्ब से इवाल्व हुए हैं तो सब में क्या होंगे? वही सिमिलर बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस वगैरह। तो सब के सब कहां से इवाल्व हुए हैं? ऑल इवाल्व फ्रॉम 4 लिम्ब। तो हुआ यह है कि एक स्ट्रक्चर से कई स्ट्रक्चर इवाल्व हुए हैं, एक ही से इवाल्व हुए हैं, ये सिद्ध होता है, एनाटॉमी सेम है। कई स्ट्रक्चर इवाल्व हुए हैं क्योंकि मार्फोलॉजी अलग है, और मार्फोलॉजी का मतलब दिखते अलग अलग है। क्यों? क्योंकि काम अलग अलग है। और काम क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है। अब शेर को लिखना तो है नहीं कि वो अपने हाथों से लिखने लगेगा, और ना बैट को तैरना है, तो सबके काम अलग अलग है। काम क्यों अलग अलग है? सबके हैबिटेट अलग अलग है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहेंगे तो नीड उनकी क्या होगी? अलग अलग। और जब नीड अलग अलग होगी तो एडाप्टेशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बन के होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन बनेगा तो एक ही जगह से। तो ऑर्गन ऑफ सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, या सेम एनाटॉमी डिफरेंट मार्फोलॉजी, ये किस किस को प्रमाणित करते हैं? तो ये एविडेंस देते हैं किसका? अभी पीछे बता के आए थे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ये, और जहां जहां डाइवर्जेंट होगा वहां कॉमन एंसेस्ट्री होगी, और वहां एडाप्टिव डाइवर्जेंस भी होगा, अलग अलग डाइवर्जेंस होगा। ये लिखा है जितने भी होमोलॉगस ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब सेम स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा एलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों? ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड इन डिफरेंट हैबिटेट। बढ़िया एग्जाम्पल यही है, हैंड ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्ब ऑफ चीटा, विंग ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल, ये सब मैमल हैं, और सब के सब स्ट्रक्चर कहां से इवॉल्व हुए हैं? 4 लिम्ब। सब में एनाटॉमी क्या है? सेम, क्योंकि सब में बोन सेम। दूसरा एग्जाम्पल ये स्पेशल याद रखिएगा, विंग ऑफ बैट और विंग ऑफ बर्ड। संयोग से उनकी ओरिजिन भी सेम है, उनका फंक्शन भी सेम है। विंग ऑफ बैट 4 लिम्ब से बना, और विंग ऑफ बर्ड ये 4 लिम्ब से बना। एनाटॉमी क्या हो गई? सेम, और उड़ना भी तो सेम है। तो ये स्पेशल एग्जाम्पल है जब एनाटॉमी भी सेम है और फंक्शन भी क्या है? सेम। हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। सब में हार्ट हैं, लेकिन सब में हार्ट की मार्फोलॉजी अलग है। किसी में 2 चैम्बर का है, किसी में 3 चैम्बर का, किसी में 3.5 चैम्बर का, किसी में 4 चैम्बर का। हाँ, 3.5 चैम्बर का। रेप्टाइल का होता 3.5 चैम्बर का। वेंट्रिकल आधा सेप्टम बटा होता, आधा नहीं बटा होता। तो कहने का मतलब है कि एनाटॉमी तो सेम होगी ना, लेकिन बाहर से मार्फोलॉजी तो दिख रही है वो अलग अलग है। ऐसे ही ब्रेन का हाल है। वर्टिब्रेट में ब्रेन है, फिश में भी ब्रेन है, एम्फीबिया में भी, रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल में। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दिखने में क्या है? अलग अलग है। तो ये भी होमोलॉगस हो गया। और ये बहुत बढ़िया है, बोगनविलिया का जो कांटा है, थॉर्न, और कुकरबिट का जो टेंड्रिल है, इधर देखो, ये है स्टेम, यहां लगी है लीफ, और ये है बड। इस बड को कहते हैं एक्सिलरी बड। बोगनविलिया ने क्या किया? अपनी एक्सिलरी बड से बना लिया कांटा, ये बन गया, ये थॉर्न है, ठीक है। लेकिन वही कुकरबिट ने कहा नहीं, हम क्या बनाएंगे? टेंड्रिल। तो एक ही स्ट्रक्चर से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बने। एक्सिलरी बड ने ही क्या बना लिया? टेंड्रिल। किसमें? और इसी एक्सिलरी बड ने बना लिया क्या? थॉर्न। किसमें? बोगनविलिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे? तो आंसर देंगे होमोलॉगस। होमोलॉगस में इतना सब क्वेश्चन है। होमोलॉगस ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन है, सेम एनाटॉमी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। होमोलॉगस ऑर्गन या होमोलॉगी क्या 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 एविडेंस देती है? तो 3 एविडेंस देती है। पहला डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा कॉमन एंसेस्ट्री, तीसरा एडाप्टिव कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस। ये कैसे बने हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बने हैं। कैसे बने हैं? सेम स्ट्रक्चर अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हो गया। क्यों? एडाप्टेशन अलग था, नीड अलग थी, क्योंकि हैबिटेट अलग था। बढ़िया एग्जाम्पल ये है हैंड ऑफ ह्यूमन वगैरह का। बाकी सारे एग्जाम्पल याद रखेंगे।
ऐसे ही हेडिंग डालेंगे एनालॉगस ऑर्गन और जो लिख रहे हैं उसे लिख डालेंगे एनालॉगस ऑर्गन। फिक्स क्वेश्चन है, ऐसा जिनकी ओरिजिन क्या हो डिफरेंट लेकिन फंक्शन क्या हो सेम। ओरिजिन डिफरेंट होने का मतलब ही है एनाटॉमी डिफरेंट है, और फंक्शन सेम होने का मतलब है मॉर्फोलॉजी डिफरेंट। एनाटॉमी अगर डिफरेंट है तो नो कॉमन एंसेस्टर। इसी नाते जब कभी हम एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर से एक जैसी चीजें बनेंगी, और डिफरेंट स्ट्रक्चर से अगर एक जैसी चीजें बन गई इसका मतलब कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। तो ये एविडेंस देगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ये देगा कि कॉमन एंसेस्ट्री नहीं मतलब डिफरेंट एंसेस्ट्री है, और ये एडाप्टिव कन्वर्जेंस है। कैसे, वो यहां समझ में आएगा। एनालॉगस ऑर्गन डेवलप होते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर इवाल्व होते हैं सेम फंक्शन के लिए। अब अलग अलग स्ट्रक्चर सेम फंक्शन के लिए क्यों इवाल्व होंगे, तो हुआ ये है कि सिमिलर एडाप्टेशन हुआ है या सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने एक जैसा एडाप्टेशन किया है। क्यों किया है, क्योंकि सिमिलर हैबिटेट। देखो पेंगुइन एक बर्ड है, उसको उठा के पानी में फेंक दिया गया, और डॉल्फिन एक मैमल है, उसको उठा के पानी में फेंक दिया गया। अब दोनों पानी में है तो हैबिटेट क्या हो गया सेम, तो नीड भी क्या हो गई सेम, तो डिमांड एक जैसी है तो एडाप्टेशन सेम करना पड़ेगा। तो पेंगुइन ने कहा हमारे पास क्या है विंग्स, हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, क्या बना लेंगे फ्लिपर बना लेंगे। लेकिन डॉल्फिन के पास विंग तो है नहीं, तो डॉल्फिन ने कहा हमारे पास 4 लिम्ब ही है, हम उन्हीं का इस्तेमाल फ्लिपर के तरीके से करेंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तो अलग अलग स्ट्रक्चर का एक जैसा इस्तेमाल किया, और जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर एक जैसे काम करेंगे वैसे कौन सा इवोल्यूशन कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो लाइन इंपॉर्टेंट है, डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दैट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर सेम फंक्शन, मतलब सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन सिमिलर हैबिटेट। अब एग्जांपल देखो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड, इसका बेस्ट एग्जांपल है। बटरफ्लाई का मतलब इंसेक्ट, यहां कुछ भी लिख सकते हैं। इन लोगों ने थोरेक्स से विंग बनाए और इन लोगों ने 4 लिम्ब से अलग अलग जगह बनाए, ये भी बढ़िया एग्जांपल है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, पेंगुइन है बर्ड, डॉल्फिन है मैमल, इन्होंने अपने 4 कहां से विंग से इन्होंने बना लिया, और इन्होंने कहां से बना लिया 4 लिम्ब से, अलग अलग से बनाए। फिर एक एग्जांपल नया, फ्लिप को फ्लिपर ऑफ व्हेल से, बात तो वही है भाई, ये मैमल तो सेम एक जगह रहेगा। आइज ऑफ मैमल और आइज ऑफ ऑक्टोपस बहुत आ चुका है, क्या दोनों का फंक्शन सेम है, ओरिजिन लेकिन अलग होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगी। ये नया एग्जाम्पल आ गया, एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन एग्जाम में आया है। लंग्स ऑफ ह्यूमन और गिल्स ऑफ प्राण तुलना कर दिया, तो देखो स्ट्रक्चर तो जमीन आसमान का अलग होगा, स्ट्रक्चर बहुत अलग है, काम में लेकिन अंतर नहीं है। काम जो इनका है वही काम उनका है, काम एक जैसा, तो फिर क्या हुआ सिमिलर फंक्शन अगर आपको मिल रहा है तो एनाटॉमी डिफरेंट है, इसका मतलब है कि वो क्या है एनालॉगस है। तो ये एनालॉगस का बढ़िया एग्जाम्पल है। ये प्लांट का एग्जाम्पल, एक प्लांट का वहां एग्जाम्पल था, एक प्लांट का यहाँ है। देखो स्वीट पोटैटो शकरकंद वास्तव में रूट है, और जो पोटैटो है वास्तव में स्टेम। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है स्टोरेज, बोथ स्टोर फूड, दोनों फूड स्टोर कर रहे हैं, लेकिन एक रूट का मॉडिफिकेशन एक स्टेम का। तो दिखने में एक जैसे है ना, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन हकीकत में क्या है अलग ही है, तो क्या हो गए एनालॉगस। तो एक प्लांट का वो याद रखिएगा, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, और एक ये याद रखिएगा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। एनसीईआरटी खोलो, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी
हमेशा शो करेंगे क्या, सिमिलरिटीज और क्या, डिफरेंसेज। किनसे, एमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे और जो एग्जिस्ट ईयर एगो, कोई बात नहीं, अभी इसको देखेंगे। ऐसी सिमिलरिटी, डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा, कह रहा जो ऐसी सिमिलरिटीज हैं इनको कैसे इंटरप्रिटेट करोगे। तो इंटरप्रिटेट दो ही करेंगे कि क्या ये कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं या कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए, दो ही ऑप्शन है। तो मैंने बता रखा है, अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटी है तो कॉमन एंसेस्ट्री है, और अगर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है तो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। एग्जाम्पल दिया, व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, सब क्या है, मैमल। सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ क्या, फोर लिम्ब, लेकिन दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल, लेकिन इनमें सब क्या है, सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर, मतलब सब में वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस है। हेंस इन दीज एनिमल सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड। ये सच एग्जाम में लाइन आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है क्या, ये स्पष्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, ये एग्जामिनर एनसीईआरटी में कहीं नहीं बताया, सीधे बता दिया डाइवर्जेंट है। और ये क्या है, होमोलॉगस। तो होमोलॉगी इंडिकेट करेगी किसको, अदर एग्जाम्पल क्या है, वर्टिब्रेट के हार्ट या वर्टिब्रेट के ब्रेन। इन प्लांट्स थॉर्न किसका, बॉगनविलिया, और टेंड्रिल किसका, कुकुरबिटा, ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होमोलॉगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन। जबकि अगर एनालॉगी की बात करोगे बिल्कुल एग्जैक्टली क्या मिलेगा, अपोजिट, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मिलेगा। कह रहा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई मतलब इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड दिखते एक जैसे हैं, काम एक जैसा है, लेकिन नॉट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन परफॉर्म करते हैं क्या, सिमिलर फंक्शन। तो अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या कहोगे, ये रिजल्ट किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, तो लिखा है डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं, किसके लिए, सेम फंक्शन, और इसी नाते आपस में उनकी क्या होती है, सिमिलरिटी। कौन सी, एनाटॉमिकल की मॉर्फोलॉजिकल, ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। वन कैन से, हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि यदि सिमिलर हैबिटेट है, यदि सिमिलर हैबिटेट है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन टुवर्ड द क्या, सेम फंक्शन। तो अगर सिमिलर हैबिटेट है तो सिमिलर एडाप्टेशन होगा, किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो सिमिलर फंक्शन होगा। स्वीट पोटैटो क्या, रूट, और पोटैटो क्या है, स्टेम। ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है क्या, एनालॉगी। बुकलेट निकालो।